फिल्म की शुरुआत होती है टिम और ओलिविया से। टिम एक गेम डेवलपर है, ओलिविया आर्किटेक्ट। दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन ओलिविया की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा बच नहीं पाता। ये हादसा उनके रिश्ते को चुप्पी और दर्द में ढकेल देता है। ओलिविया इस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन टिम खुद ने खोया रहता है, सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देता है। एक दिन दोपहर को दोनों बाहर निकलते हैं। बिल्डिंग का रिनोवेशन पिछले 3 महीने से चल रहा है। फ्रीडमैन नाम का आदमी बताता है कि आज काम पूरा हो जाएगा। उसी दौरान पास की हार्बर स्ट्रीट में आग लगी होती है, जिसे टिम नजरअंदाज कर देता है। ओलिविया टिम को एक वैन दिखाती है जो कभी उनके अच्छे दिनों की याद थी। वो चाहती है दोनों सब कुछ छोड़कर पेरिस चले जाएं और अपने रिश्ते को बचाएं। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, लेकिन टिम मना कर देता है, कहता है उसे गेम पूरा करना है। रात को ओलिविया अकेले निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक ठोस दीवार खड़ी होती है जो किसी आम वॉल जैसी नहीं थी। ये एक ब्रिक जैसी बनावट वाली रुकावट थी। जल्द ही पता चलता है कि घर के हर रास्ते पर यही ब्रिक मौजूद है। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो चुके हैं। दोनों मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। ब्रिक पर किसी तरह का स्क्रैच तक नहीं आता। हालात तब और अजीब हो जाते हैं जब टिम और ओलिविया नॉर्मल वॉल को ड्रिल करके बाहर निकलने की सोचते हैं, लेकिन हर दीवार के पीछे वही ठोस ब्रिक मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग को बाहर से इसी ब्रिक ने घेर रखा हो। मोबाइल नेटवर्क बंद हो चुका था, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। ब्रिक के पास ले जाने पर फोन में ग्लिच आने लगता था। साफ था इसमें किसी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्टिव थीं। उसी वक्त बगल वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आती हैं। टिम और ओलिविया शेड वॉल को ड्रिल करते हैं और वहां उन्हें 2 लोग मिलते हैं, मार्विन और एना, जो बार्सिलोना से आए थे घूमने के लिए। उन्होंने फ्लैट एयरबीएनबी से लिया था और अब वही ब्रिक उन्हें भी बाहर निकलने नहीं दे रही थी। यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि बिल्डिंग के अंदर के वॉल्स या फ्लोर्स को तोड़ा जा सकता है, यानी नेबर की वॉल या नीचे के फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जहां से बिल्डिंग के बाहर निकलने की कोशिश की जाएगी, वहां हर जगह ब्रिक मौजूद है, चाहे वो दरवाजा हो या खिड़की। मार्विन ड्रग्स लेता था और थोड़ा इम्पल्सिव था, लेकिन दिल से बुरा इंसान नहीं था। इसी दौरान टिम और ओलिविया डिस्कवर करते हैं कि हर ब्रिक डोर में 4 खास हिस्से हैं जहां मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा है। वो इन पॉइंट्स पर मेटल की चीजें चिपकाते हैं, जैसे चम्मच, चाकू और दूसरी धातु, लेकिन तभी ब्रिक इन सब को रिपेल कर देती है और कई नुकीली चीजें टिम की पीठ में धंस जाती हैं। ओलिविया तुरंत उसका फर्स्ट एड करती है। टिम नोटिस करता है कि मार्विन ड्रग्स की वजह से अपना होश खो चुका है। वह वॉल में एक इंसान जितना बड़ा होल बनाता है और मार्विन को बांध देता है ताकि कोई खतरा ना हो। लेकिन मार्विन किसी को नुकसान पहुंचाने वाला इंसान नहीं था, उसे सिर्फ नशे की लत थी। थोड़ी देर बाद टिम को एक कमरे में एक भारी हथौड़ा मिलता है। वो फिर से ब्रिक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वही निकलता है। ब्रिक पर एक खरोंच तक नहीं आती। तभी ओलिविया को याद आता है कि यह बिल्डिंग 1897 में बनी थी और इसमें एक अंडरग्राउंड बंकर था जिसे एयर रेड शेल्टर कहा जाता था। ये बंकर शहर के सीवेज सिस्टम यानी सुअर से जुड़ा था। उन्हें लगता है कि अगर वे नीचे फ्लोर तोड़कर बेसमेंट तक पहुंच जाएं और फिर उस बंकर के रास्ते सुअर्स तक निकल सकें, तो शायद बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। बस फिर टिम और ओलिविया 2nd फ्लोर को तोड़ते हैं और 1st फ्लोर की तरफ नीचे उतरते हैं। 1st फ्लोर पर लिया नाम की लड़की और उसके दादाजी ऑसवाल्ट रहते थे। उनका अपार्टमेंट भी ब्रिक से बंद था। ऑसवाल्ट अचानक पिस्टल निकाल लेते हैं और सबको धमकाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सभी हमेशा के लिए फंस चुके हैं, तो खाने की सप्लाई सबसे जरूरी है और वो अपने स्टॉक की हिफाजत करना चाहते हैं। लिया उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद सभी मिलकर 1st फ्लोर को तोड़ने लगते हैं ताकि ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा जा सके। इसी दौरान टिम नोटिस करता है कि जब 2nd फ्लोर को तोड़ा गया था, तब एक स्मोक डिटेक्टर भी टूटा था और उसके अंदर कैमरा लगा था। हर स्मोक डिटेक्टर में कैमरा मौजूद था, यानी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। यहां तक कि अगर कोई निजी पलों में भी रहा होगा तो वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा। अब फ्लोर को तोड़ने की बजाय सभी बगल वाले अपार्टमेंट की वॉल को तोड़ते हैं, क्योंकि उस फ्लैट में फ्रीडमैन रहता था, वही जो बिल्डिंग का रिनोवेशन करवा रहा था। शायद वही इन कैमरों के पीछे था। सभी उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां फ्रीडमैन मरा पड़ा होता है। उसके हाथ कटे हुए थे। पास में उसका फोन खुला हुआ था जिसमें ब्रिक की कई तस्वीरें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ब्रिक को खोलने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी दोबारा 1st फ्लोर को तोड़ना शुरू करते हैं। तभी पूरा फ्लोर अचानक ढह जाता है।
कुछ लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन गनीमत रहती है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आती। ग्राउंड फ्लोर पर उन्हें यूरी नाम का शख्स मिलता है, जो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नजर आता है। ये फ्लैट असल में एंटन नाम के आदमी का था, लेकिन यूरी खुद को उसका दोस्त बताता है। उसके मुताबिक ब्रिक के आने के बाद एंटन को हार्ट अटैक आया, क्योंकि उसके दिल में पेसमेकर था और ब्रिक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से शायद उसका पेसमेकर फेल हो गया। एंटन की लाश वहीं कमरे में पड़ी थी। हालांकि यूरी की बातें लॉजिकल लग रही थीं, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह सच बोल रहा है। इसी दौरान यूरी एक अलग थ्योरी देता है। वो कहता है कि ये ब्रिक एक तरह की सुरक्षा प्रणाली है, जिसे इंसानों की हिफाजत के लिए एक्टिव किया गया है। शायद बाहर किसी बड़ी तबाही ने दुनिया को चपेट में ले लिया है, जैसे एलियन अटैक, न्यूक्लियर वॉर या कोई बायोलॉजिकल डिजास्टर, और ये ब्रिक्स उसी से बचाने के लिए आए हैं। ये इतने एडवांस्ड हैं कि शायद बाहर की हवा को भी फिल्टर कर रहे हैं, ताकि अंदर के लोग जिंदा रह सकें। यूरी का मानना था कि ब्रिक हमें किसी बाहरी खतरे से बचा रही है और हमें बाहर निकलने की नहीं, बल्कि अंदर रहने की जरूरत है। लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते। सभी ग्राउंड फ्लोर को भी तोड़कर बेसमेंट तक पहुंचते हैं, ताकि वहां से शेल्टर के रास्ते सुअर्स के जरिए बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही शेल्टर का दरवाजा दिखता है, पता चलता है कि वहां भी वही ब्रिक मौजूद है, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी पर मार्विन घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऑसवाल्ड उसे गन दिखाकर शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्विन गुस्से में आकर गन छीन लेता है और ब्रिक पर गोलियां चला देता है। चूंकि ब्रिक में मैग्नेटिक फोर्स था, वो बुलेट्स को रोककर वापस रिपेल कर देती है। टिम सभी को झुकने को कहता है। सभी नीचे झुकते हैं, लेकिन ऑसवाल्ड झुकने में देर कर देते हैं। एक बुलेट सीधा उन्हें लगती है और वो वहीं खत्म हो जाते हैं। लिया पूरी तरह टूट जाती है और इस मौत के लिए वो मार्विन को जिम्मेदार ठहराती है। ऊपर की तरफ यूरी की मुस्कुराहट दिखाई देती है, जैसे वो इस सब में कुछ देख रहा हो। सभी वापस ग्राउंड फ्लोर पर आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। यूरी अब भी उन्हें समझा रहा होता है कि ब्रिक्स ही उन्हें बचा रही हैं और उन्हें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बीच सभी अपनी जिंदगी की गहरी और दर्दनाक बातें शेयर करते हैं। एना बताती है कि जब वो 15 साल की थी, तब 2 मिनट के लिए उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर किसी तरह वापस आ गई। लिया कहती है कि 2 साल पहले उसकी मां कैंसर से चली गई थी और आज उसके दादाजी ऑसवाल्ड भी नहीं रहे। यूरी बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और एक बार उसने एक अपराधी को जान से मारा था। इसी माहौल में टिम और ओलिविया की प्रेगनेंसी लॉस की बात भी खुलती है, जिससे उनके बीच एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। गुस्से और दर्द के इस माहौल के बाद सब कुछ ठहर सा जाता है। झगड़ा खत्म होने के बाद सभी फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एंटोन के कुछ नोट्स मिलते हैं, जिनमें कई जटिल साइंटिफिक वैल्यूज और अनजान ड्राइंग्स बनी थीं। लेकिन इन नोट्स से इतना जरूर समझ में आता है कि एंटोन ब्रिक को खोलने की कोशिश कर रहा था। ओलिविया को वहां एंटोन का एक कार्ड मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो एप्सिलॉन नैनो डिफेंस नामक कंपनी में काम करता था और वही कंपनी हार्बर स्ट्रीट में थी, जहां हाल ही में आग लगी थी। यानी ये संभावना मजबूत हो जाती है कि ब्रिक्स का एक्टिव होना इसी कंपनी से जुड़ा हुआ है और एंटोन शायद इन्हें रोक सकता था, क्योंकि वो उसी सिस्टम का हिस्सा था। अब तक जो कुछ भी समझ आया वो सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन सच्चाई सामने आनी बाकी थी। इसी बीच टिम नोटिस करता है कि एंटोन के फ्लैट का एक कमरा बाकी कमरों से छोटा है। जल्दी ही उसे वहां एक हिडन डोर मिलती है और कुछ ट्रेसिंग और फिंगरप्रिंट्स की मदद से वो डोर को खोलने का रिमोट भी खोज निकालता है। सही कोड डालते ही दरवाजा खुल जाता है। इस सीक्रेट रूम में अंदर एक पूरा कंप्यूटर सेटअप था। स्क्रीन पर कई कैमरों की फीड चल रही थी, वही कैमरे जो स्मोक डिटेक्टर्स में लगे हुए थे। सभी लोग रिकॉर्डिंग्स देखने लगते हैं और दूसरी तरफ लिया अकेले उस कमरे में जाती है जहां एंटोन की लाश पड़ी थी। लिया एंटोन के नोट्स को पढ़ने लगती है और जैसे ही वो उसके गले से स्कार्फ हटाती है तो साफ दिखता है कि उसकी गर्दन पर ब्रूस के निशान थे। यानी एंटन की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उसे जान से मारा गया था और वहां उस वक्त सिर्फ यूरी मौजूद था। इससे पहले कि लिया इस बात को किसी को बता सके, यूरी वहां आता है और लिया को मार देता है। उधर बाकी लोग स्क्रीन पर कैमरा फीड देख रहे थे। मार्विन लिया को खोजते हुए एंटन वाले कमरे में जाता है, जहां उसे उसकी लाश मिलती है। तभी यूरी उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि यूरी मार्विन को खत्म कर पाए, बाकी लोग कैमरा फीड में सच्चाई देख लेते हैं कि एंटन को मारने वाला यूरी ही था। सभी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और न सिर्फ मार्विन को बचाते हैं, बल्कि यूरी को पकड़कर बंदी बना लेते हैं। लेकिन यूरी ने तब तक एंटन के सारे पन्ने जला दिए थे।
वो नोट्स जो शायद ब्रिक को खोलने की कुंजी थे। सभी लोग यूरी को पीटकर उससे बाहर निकलने का रास्ता जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी कुछ नहीं बताता। ऐसे में टिम और बाकी लोग कंप्यूटर पर एंटोन की रिकॉर्डिंग्स को खंगालते हैं। वहां टिम देखता है कि एंटोन किसी कोडिंग पर काम कर रहा था। वो कोड उसने अपने फोन में ट्रांसफर किया था। असल में वो कोड किसी खास ऐप का हिस्सा था जो शायद ब्रिक को स्कैन या अनलॉक कर सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि यूरी पहले ही एंटोन का फोन तोड़ चुका था। टिम हार नहीं मानता। वो उस टूटे हुए फोन को किसी तरह से रिकवर करता है और कोड वाली ऐप को अपने फोन में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही ऐप इंस्टॉल होती है, टिम देखता है कि वो एप्सिलॉन की इंटरनल ऐप है और जैसे कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है, वैसी ही ये ऐप ब्रिक को स्कैन कर रही थी। ब्रिक के 4 स्क्वायर ऐप में हाईलाइट हो रहे थे और हर स्क्वायर को प्रेस करने पर फोन की फ्लैशलाइट एक्टिव होती थी। जैसे पहले स्क्वायर पर एक फ्लैश, दूसरे पर 2, तीसरे पर 6 और चौथे पर 8 फ्लैशेस। टिम जब इन चारों स्क्वायर को रैंडम ऑर्डर में दबाता है तो ब्रिक की सरफेस अचानक से लिक्विड जैसी होने लगती है। एना इसे छूती है और उसी पल ब्रिक वापस से सॉलिडिफाई होने लगता है। टिम और ओलिविया एना को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रिक उसे अंदर खींच रहा था और अगले ही पल ब्रिक अपनी ओरिजिनल शेप में लौट आता है। एना का शरीर 2 हिस्सों में कट चुका था। एना की मौत सभी को हिला देती है। मार्विन पूरी तरह भड़क उठता है क्योंकि यूरी इस सब पर हंस रहा था। गुस्से में आकर मार्विन गन उठाता है और यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी समाप्त कर लेता है। इस शॉकिंग मोमेंट से एक और बात क्लियर हो जाती है कि शायद फ्रीडमैन भी इसी वजह से मारा गया था, ब्रिक को ओपन करने की कोशिश में, क्योंकि उसके भी दोनों हाथ कटे हुए थे। अब बस टिम और ओलिविया ही बचे थे और दोनों खुद को टूटने से रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन इस खतरनाक माहौल के बीच वे दोनों अपने रिश्ते की दूरी को लेकर बात करते हैं। टिम मानता है कि वह ओलिविया से दूर हो गया था और अब दोनों अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर इन सब के बावजूद प्रॉब्लम यही थी कि वे दोनों इस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। तभी टिम को एक आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि ब्रिक को खोलने के लिए स्क्वायर को किसी खास ऑर्डर में ही दबाना होगा, नहीं तो ब्रिक फिर से किसी को खत्म कर सकता है। टिम वापस से एंटन की रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है। वहां फ्लैश पैटर्न्स दिखते हैं जो स्क्वायर के ऑर्डर से जुड़े हुए थे। टिम और ओलिविया मिलकर हर फ्लैश को ट्रैक करते हैं, कौन सा स्क्वायर कितनी बार फ्लैश करता है और किस सीक्वेंस में उसे दबाना होगा। यानी अब उनके पास ब्रिक को ओपन करने का सीक्रेट कोड था और दोनों इसे एक्टिवेट करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी यूरी अचानक से होश में आता है। हाँ, वो मरा नहीं था, उसे लगी गोली जानलेवा नहीं थी और अब वो अपने बंधन को तोड़ रहा था। यूरी अचानक से टिम और ओलिविया पर हमला करता है। दोनों किसी तरह खुद को बचाते हुए बेसमेंट की ओर भागते हैं। बेसमेंट में पहुंचते ही ओलिविया उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ओलिविया के स्क्वायर्स पास अब दबाती 2 है ही और चॉइस थी, आखिरकार या ब्रेक तो खुल वो जाता खुद को है। बचाकर लेकिन बाहर इस भाग पल जाए तक या फिर यूरी टिम टिम को को बचाए। खत्म करने लेकिन ही वाला ओलिविया टिम को नहीं छोड़ती। वो यूरी पर हमला करती है और उसे पीछे गिरा देती है। टिम और ओलिविया आखिरकार बिल्डिंग से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर निकलते ही दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि पूरा शहर ब्रिक से कवर हो चुका है। हर बिल्डिंग पर वही अजीब सरफेस मौजूद थी और पूरा शहर वीरान हो चुका था। इन्हें दूर एक वैन दिखती है, वही वैन जो ओलिविया ने खरीदी थी। दोनों उस वैन में बैठते हैं और शहर से निकलने लगते हैं। बैकग्राउंड में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स और जेट्स नजर आते हैं जो शहर की निगरानी कर रहे थे। रेडियो अनाउंसमेंट से पता चलता है कि एप्सिलॉन नैनो डिफेंस में आग लगने की वजह से एक बड़े स्तर का सिस्टम माल फंक्शन हुआ है। इसी माल फंक्शन ने ब्रिक सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और देखते ही देखते पूरे शहर के हर घर को इस ब्रिक ने सील कर लिया। शहर के अंदर के लोग फंसे रह गए, लेकिन बाहर के कुछ लोग शायद बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। अथॉरिटीज अब इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।